जल्दी से लिखो, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। देखो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, समझने की कोशिश करना कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो हर मटेरियल जो होता है ना वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? एक्सपेंड करने की, एक्सपेंशन होना चालू हो जाता है। मतलब जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ, जैसे सपोज कर लो कि कोई मटेरियल है, कोई रॉड है, उसका लेंथ अगर ये है, इनिशियली लेंथ कितना है, ये है, तो कुछ देर के बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी मटेरियल हैव द थर्मल एक्सपेंशन विल बी द एराइज, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मटेरियल है जिसके अंदर में थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या हो सकता है, लेंथ में भी एक्सपेंशन हो सकता है, एरिया में भी एक्सपेंशन हो सकता है, और वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में होगा किस में एक्सपेंशन, वॉल्यूम के अंदर में एक्सपेंशन होगा। गैस भी एक्सपैंड करते हैं, गैस भी टेम्परेचर के साथ क्या होते हैं कि एक्सपेंशन शो करते हैं। तो बात क्या है कि कोई भी मटेरियल अगर अपना थर्मल एक्सपेंशन शो कर रहा है, या कोई भी मटेरियल के पास में थर्मल एक्सपेंशन है, तो उसकी बिहेवियर के बारे में जानना और उसके बारे में स्टडी करना ही ये टॉपिक हमारा कहता है। नहीं है समझ में क्या? इस टॉपिक के अंदर में जैसे कि अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें, बेसिक लेवल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करें तो कोई भी मटेरियल के अगर हम जैसे कि एटॉमिक लेवल पोटेंशियल एनर्जी पहले समझ लो, फिर उसके बाद में थ्योरी भी लिखवा दिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस की अगर हम किसी एटम्स का अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का अगर मैं मान लो कि जब ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी हाई होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एट अ टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम, ओहो थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा ये हो गया है। एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कि स्टेबलाइज करता है, और यहाँ पे जो होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है, और इसी जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम एराइज होता है। कोई भी मॉलिक्यूल मैंने बताया था कि स्टेबल तभी होता है जब उसके पास में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी एटम्स का जब हम अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल का मिनिमम एनर्जी पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम एराइज कर लेता है। और मिनिमम एनर्जी कहां पे है, तो यहां पे ये जो बॉटम पोजीशन है ना, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ये जो बॉटम पोजीशन है ना, समझने की कोशिश करना, ये जो बॉटम पोजीशन है ना, इस पोजीशन पे क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी क्या होता है इसके पास में एराइज हो जाता है। यहां तक में बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, मिनिमम एनर्जी यहां पे एराइज हो जाता है, ये R0 डिस्टेंस पे है। फिर क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, तो उस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा कि वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जो था मिनिमम एनर्जी पे था वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अरे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और तो अब बताओ कि अगर ये सिमेट्रिक वेल है ही नहीं, तो हमारे पास में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम का जो एवरेज पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हर टेम्परेचर पे देखो आगे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इसका लेंथ बढ़ गया तभी तो आगे शिफ्ट हो गया है। पहले R0 था मैक्सिमम, अब क्या हो गया R1 हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे R2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल का, जैसे सपोज कर लो कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि R0 पे है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे है वहीं पे तो R0 पे स्टेबल है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये R0 जो है वो बढ़ कर करके R1 हो गया। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मिनिमम जो स्टेबिलिटी आएगा वो R2 पे आएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया है तब ना वो डिस्टेंस बढ़ गया है, नहीं आया क्या? अगर मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं करता तो वो डिस्टेंस क्या होता, R0 पे ही हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल, अच्छा कोई भी मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होता है ना कि मोर स्टेबल होता है। कोई भी मॉलिक्यूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होता है कि मोर स्टेबल क्या होता है कि होता है। ये बात तो कहीं क्लियर है ना तुम्हारे पास में? एकदम क्लियरिटी है तो बोलो। तो लिखेंगे, पहले ये ग्राफ बना लेंगे और लिखेंगे। ये ग्राफ बना लो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट से, तो लिख लेंगे। समझ में तो आया ना थोड़ा बहुत? चलो तो इसके बारे में भी थ्योरी लिखते हैं। ग्राफ बना लो फटाफट।
बात तो समझो कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर आर ग्राफ बनाते हैं किसी भी मटेरियल का या किसी भी एटम का या किसी भी कंपाउंड का, तो वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो होता है वहां पे वो स्टेबल होता है, जिसको हम लोग आर नॉट कहते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा रहता है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा इसके लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें होते हैं। अब मॉलिक्यूल अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि मॉलिक्यूल ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट तो हमेशा करता नहीं है मॉलिक्यूल, इसका मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, तुमने क्या करना चालू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है शिफ्ट होना चालू हो गया। इसका मतलब लेंथ बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तभी तो वो शिफ्ट कर रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं। अब तुम कहोगे कि क्यों शिफ्ट कर रहा है, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो क्या करे, एक ही जगह रहेगा कि इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। इसके कारण क्या, अब लगातार हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स और फास्ट भागने की वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। बात समझ में आगे गया। तो क्या इसके बारे में डेफिनेशन लिखवा दिया जाए थोड़ा सा, तो लिखो मोस्ट मटेरियल, लिखो मोस्ट मटेरियल्स, ऐसा लिखो मोस्ट मटेरियल्स एक्सपैंड when temperature is increased, when temperature is increased हो गया यहाँ तक। at the atomic level टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना। एट द एटॉमिक लेवल, देखो एट द एटॉमिक लेवल थर्मल एक्सपेंशन में बी अंडरस्टूड लिख लेना। थर्मल एक्सपेंशन में बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग ऑफ UNDERSTOOD, understood by considering of potential energy of the atoms versus distance at the normal temperature minimum potential energy is developed, लिख लो ना। minimum potential energy is at r1 distance, at r0 distance। ये जो r1 नहीं है, क्या है, r0 डिस्टेंस। ठीक है ना, क्या लिखवाया मैंने, बोलना तो एक बार। एट द नॉर्मल टेम्परेचर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट r0 डिस्टेंस एंड एट दैट टाइम ए स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी राइज्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम राइज्ड कर देता है। बात यहाँ पे समझ में आया ना। ये कैसा नॉर्मल, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं या नहीं कुछ कर रहे हैं तो r0 पे मॉलिक्यूल अपना स्टेबल है। लेकिन व्हेन लिखना, व्हेन वी टेम्परेचर इंक्रीज लिखो। अच्छा, हम तो थोड़ा सा वर्डिंग में इधर उधर हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग डोंट माइंड करने का, ठीक है ना। क्या कि अपने को क्या है ना कि थोड़ा सा बस समझा दिए, उसी को लिखवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लिखना व्हेन वी टेम्परेचर इंक्रीज then vibration increase inside the atoms, and amplitude of vibration is increased वाइब्रेशन मतलब समझता है ना, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। समझ रहे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड
and average position is greater as compared to normal position। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? greater as compared to normal position, that indicate molecule will be the expand, that indicate molecule will be the expand, that indicate molecule will be the expand। पहले फिर से समझा दूं या समझ में आ गया ना? क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मान के चल लो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का R0 पे क्या है, इक्विलिब्रियम में स्टेबल एराइज हो रखा है और वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे ही तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया, चाहे तुम्हारे ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो तुम्हारे शरीर के अंदर में क्या होता है कि हीट निकलता है ना, पसीने आते कि नहीं आते हैं। हमारे शरीर क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं भीतर से, हमें नहीं पता चलता लेकिन वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और वो करने के बाद में क्या होता है कि वो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन को एराइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं ना, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है ना। तो क्या करेगा, हमारा शरीर जो है वाइब्रेट कर रहा है, न्यू टेम्परेचर पे नया टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा और उस टेम्परेचर पर रहने के लिए वो क्या करेगा, एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरह से कोई भी मटेरियल को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके अंदर में, तो वो टेम्परेचर का क्या होता है कि पहले जो था R0 डिस्टेंस पे जो था ना पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो R1 पे शिफ्ट कर गया। अच्छा, ये सिमेट्रिकली शिफ्ट करता है कि अनसिमेट्रिकली शिफ्ट करता है? यानी कि एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए था वो R0 ना होकर करके R1 हो गया। फिर क्या हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे R2 हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हुआ है, तभी तो वो डिस्टेंस बढ़ा है, नहीं आया। अच्छा, मॉलिक्यूल में ये तो बात समझ में आ गया। अब तुम कहोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में अगर मान लेते हैं कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो किस तरह से होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर में एक्सपेंशन होता है तो किस तरह से होता है। तो कोई भी फोटो है, जैसे कि सपोज कर लो मैंने बोला कि एक यहाँ पे मैंने एक होल बना दिया, समझने की कोशिश करना बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ये होल बना दिया है, अब देखना मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किस तरह से ये बढ़ता है। अब मैं इसको जूम करूंगा यानी कि इनलार्जमेंट करूंगा। जैसे ही मैं इनलार्जमेंट करूंगा तो क्या इसके शेप एंड साइज चेंज हुए, क्या हुए ना। तो ऐसी टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर में फोटो इनलार्जमेंट की तरह क्या होता है कि एक्सपेंशन बढ़ता है। अब सोचो यहाँ पे क्या इसका रेडियस ही केवल बढ़ा था या ऑल साइड सब तरफ से बढ़ गया था। इसका मतलब थर्मल एक्सपेंशन, चाहे कोई भी एक्सपेंशन होता है तो अगर उसको पता करना है तो कैसे पता करेंगे, फोटो इनलार्जमेंट की तरह से। तो लिखेंगे द expanded object is the expanded object, EXPANDED, the expanded object is like a photographic enlargement, like a photographic enlargement, PHOTOGRAPHIC, photographic enlargement, ENLAR हो गया क्या, GEMENT, फोटो इनलार्जमेंट, ठीक है ना। फोटो इनलार्जमेंट बोलने में थोड़ा सा तुम लोग कुछ चिंटू सोने लगे, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, समझो ना। अरे हमें लगा कि सोने लगे हो, उधर ध्यान दिया, थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं। देखो इधर, इसको छोड़ो, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, समझना और बताना कि जैसे मैंने बोला कि ये इनिशियल कंडीशन पे इसका रेडियस जो है वो कितना है, इसका रेडियस जो है a है, मान लेते ना, ठीक है ना। इसका लेंथ जो है b है, मान लेते हैं।
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते यहाँ और इसके बीच का डिस्टेंस जो था मटेरियल में, ये वाला, इसको हमने क्या बोल दिया कि C है। ये बात एकदम समझ में आ रहा था? बोलो, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? C है। अब इनलार्जमेंट करते हैं, मतलब फोटो की तरह इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी लेंथ में बढ़ा या नहीं घटा। तो क्या बोलेंगे कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो A भी इंक्रीज करेगा, B भी इंक्रीज करेगा और C भी इंक्रीज करेगा। C भी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना जल्दी से। अरे करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नीट्यूड के अंदर में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण उनके लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस सब बढ़ने लगते हैं। जैसे देखो, अभी हम ये नॉर्मल स्टेट था, अब देखो और बताओ क्या ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अरे बढ़ गया ना। तो ये एग्जाम्पल लिख लेना, डिस्टेंस, ये एग्जाम्पल लिखना और लिखना इसके अंदर में गर्मी है, थोड़ा सा इसका रेडिएशन जो है ना सर के पास ही आते हैं, हाइट थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हम थोड़ा सा दूर भागते हैं इससे आजकल। लिखो और फिर बताते हैं हम तुमको। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, पहले बना लो और इसके बाद लिखो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature। ठीक है ना? इसका मतलब A भी बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा, C भी बढ़ेगा। और भी कुछ होता है, A B C all are increase। इसका मतलब ये हुआ A B C all are increase। यार देखो बाल झड़ते जा रहा है, 2-2 बाल, 3-3 बाल, जब तब गिरते जा रहा है। दिस इज द वेरी वेरी बैड फॉर मी। जल्दी जल्दी लिखो ना, क्या करते रहते हो यार तुम? अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? चलो नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको बताना है कि क्या इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या हो सकता है। तो लिखो इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाओ, ठीक है ना? इन द गिवन फिगर, ये फिगर बना लिया, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस क्या है? B है, ठीक है ना? तो इन द गिवन फिगर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो फर्स्ट है आर A1 इज इंक्रीज और नॉट? A1 इंक्रीज, B है, B इंक्रीज, C है, B माइनस A इंक्रीज, D है, ऑल ऑफ दिस। ऑल बोलो क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दिस का कि ए भी इंक्रीज करेगा, ये जब तक ये भी होगा इसके बीच का डिस्टेंस, तो ऑल इज द आंसर। समझ में आया ना? कैसे बढ़ेगा? फिर से इसका क्या करेंगे कि इनलार्जमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, और नहीं आया तब भी बोलो। क्या ठीक बात है क्या? अरे सही बात है क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। टॉपिक का नाम लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, सॉलिड के अंदर में कैसा कैसा एक्सपेंशन होगा? बोलो। सॉलिड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर में कैसा कैसा एक्सपेंशन होगा, बता सकते हो क्या? सॉलिड के अंदर में लेंथ में भी इंक्रीज हो सकता है, लेंथ में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है और वॉल्यूम में हो सकता है। तो लिख लेना सॉलिड के अंदर में इन तीनों में एक्सपेंशन होगा।
अच्छा कहीं पे लिक्विड में पूछेगा तो केवल और केवल किस में होगा, बोलो तो। अरे लिक्विड में केवल और केवल वॉल्यूम में। अच्छा गैस भी एक्सपेंशन शो करता है क्या, तो क्या बोलोगे, यस। अरे गैस भी एक्सपेंशन शो करता है तो क्या बोलोगे, यस। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। लिख लेना, ये सब पॉइंट बना करके लिखते चलो ना। ठीक है, अब आते हैं लीनियर एक्सपेंशन में आते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन जो होगा लेंथ पे होगा, कहाँ पे होगा एक्सपेंशन, किसी के लेंथ पे होगा, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। तो लिखेंगे व्हेन द रॉड इज हीटेड, लीनियर एक्सपेंशन में लिखना व्हेन द रॉड इज हीटेड, when the rod is heated then its length will be increased, then its length will be increased, then its length will be increased and बोलू, and change in length is directly proportional to original length, directly proportional to original length and change in temperature, समझो और बताओ। जैसे मैंने बोला कि ये था इनिशियल लेंथ किसका, रॉड का, क्या था ये इनिशियल लेंथ, क्या था एल नॉट जो था ये रॉड का इनिशियल लेंथ था। समझ में आया क्या। कुछ देर के बाद में अगर मैंने बोला कि कुछ टाइम्स के बाद में इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गया, तो इसका लेंथ जो था वो इंक्रीज कर दिया, तो हम कहेंगे एल नॉट में कितना जुड़ गया है, तो डेल्टा एल जुड़ गया है। अच्छा डेल्टा एल को ही क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब चेंज इन लेंथ को बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, बोलो अभी बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ कितना है, एल नॉट। ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या हुआ, इनिशियल लेंथ तो हो गया। अच्छा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन टेम्परेचर। अरे नहीं आया। अच्छा कभी भी चेंज लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है यार। अगर तुमने डेल्टा एल लिख दिया इसका मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिखा तुमने, अल्टीमेटली नहीं आया समझ में। अच्छा जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डेल्टा एल बराबर एक अल्फा आता है, फिर एल नॉट आता है और ये डेल्टा टी आता है। जैसे अभी थोड़ा दिन पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेल्टा आर बराबर लिखे थे अल्फा इंटू में आर इनिशियल इंटू में डेल्टा टी, इसी तरह से यहाँ पे भी ये लिखा जाता है। फटाफट लिखते चलो, टाइम नहीं है, फटाफट करते चलो। हो जाए तो बताने का, हो गया क्या। यहां से अगर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछेगा अल्फा की वैल्यू तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाई में एल नॉट इंटू डेल्टा टी बोलोगे ना। अरे एकदम सही है ना। अच्छा एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू लेस देन 1 है, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। फटाफट लिख दो।
अच्छा ये अगर ये है तो वैलिड है, अदरवाइज वो e की पावर में समथिंग समथिंग आता है और फिर उसको क्या होता है ना कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से उसको तोड़ते हैं और तब लिखा जाता है। तो उतना अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने को नॉर्मल ही पढ़ना है, तो ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन के जरिए हम उसको एक्स्ट्रा करवा देंगे, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस कर करके तोड़ कर करके बता देंगे। समझ में आएगा नहीं आया, करा जा सकता है इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी तोड़ा जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या कि इतना लिख देने से कहाँ समझ में आता किसी को। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इधर, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको सजा कर करके लिख सकते हो ना। अच्छा डेल्टा एल बराबर क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, अब बराबर क्या लिखते हैं, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, सही है। अच्छा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल कितना था, एल नॉट, अब बराबर क्या लिखेंगे बोलो इधर, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। समझना, इधर से एल फाइनल बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा टी लिख सकते हो क्या। तो यहाँ से एल नॉट कॉमन ले लो, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज द फाइनल लेंथ। आया समझ में, जल्दी जल्दी करो। ये सब जो है ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, समझ में आया कि नहीं। एक होता है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होता है तो उसके लिए पूरा प्रूफ है, बट अपने को सिलेबस में उतना प्रूफ नहीं है। अपने जो सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ से डील हो जाएंगे, तो इसलिए हमें यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करना है। फटाफट करो। लिखो ना, कितना फास्ट लिख देता रे यार, चिंता हो गया मेरे को फिर से यार। 2 दिन पहले सब ठीक हो गया था, फिर अभी आई थिंक कि थोड़ा ताकत बूस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक, हो गया क्या, एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चा, अब सुनो, अल्फा को क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल दो। समझ में आएगा तो लिख लेना, हेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, alpha is the coefficient of linear expansion, here alpha is the coefficient of linear expansion। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। सुनो मेरी बातों को, अगर मैंने बोला कि अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लिख लेना फर्स्ट केस, मतलब क्या बोलेंगे, नोट लगा के लिख देते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, इफ, ऐसे लिखना, if alpha depends on क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। अगर अल्फा भी डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे, तब क्या लिखेंगे, dl का इंटीग्रेशन बराबर एल नॉट अल्फा dt, ये वाला लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, और ये इंटीग्रेट कर देंगे। ये dl 0 से लेकर के, टेम्परेचर जो दिया रहेगा t इनिशियल से लेकर के कहाँ तक जाओगे बोलो, t फाइनल तक, और इनिशियल लेंथ से लेकर के कहाँ तक जाओगे, l फाइनल तक जाओगे। अरे अल्फा वेरिएबल होगा तो ऐसे करेंगे ना। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ अल्फा इज वेरीज विथ, इफ अल्फा वेरीज विथ, वेरीज मतलब नहीं जानता, VARIS, वेरीज विथ डिस्टेंस, इफ अल्फा वेरीज विथ डिस्टेंस, अगर अल्फा जो है किससे वेरीज कर रहा है, डिस्टेंस से। जैसे मैंने बोला, अब देखो क्या होता है कि हमेशा यूनिफॉर्म ही रॉड होगा, ऐसा किसने बोला,
अरे कभी कभी रॉड क्या हो सकता है, मोटा, इधर से मोटा हो जाए इधर से पतला हो जाए, ऐसा भी तो रॉड हो सकता है ना। तो जब भी अगर मान लो इस तरह के केस आ गए कि अल्फा जो है डिस्टेंस के साथ में क्या कर रहा है, चेंज, तो क्या करेंगे, एक्स पे जा करके क्या लेते थे, याद है क्या, dx का लेंथ काटते और उसके बाद सॉल्व करते। लेट सपोज करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी, अल्फा इज इक्वल टू क्या दे दिया, ax प्लस बी। तो बोलो x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, अरे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या अल्फा की वैल्यू बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो किसी ने बोला टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, टोटल एक्सपेंशन जल्दी से बताओ कितना होगा, सोच के बताओ। तो इंटीग्रेट कर देंगे सर ये भी, अरे इंटीग्रेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और एक्सपेंशन में टोटल एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ax प्लस बी इंटू डेल्टा टी, और किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में, तो dx लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, dx, डेल्टा टी तो क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अरे डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, नहीं आया। डेल्टा टी अगर कांस्टेंट हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया, बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, ax प्लस बी, और इधर क्या बचेगा अपने पास में dx, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी इंटीग्रेशन ऑफ ax dx प्लस में, अच्छा ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b dx, और इनकी दोनों की क्या हो जाएगी, टोटल एक्सपेंशन आ जाएगी। इससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिखो ना रे, हाथ बाद में देख लेना, हाथ कोई काट के थोड़ी ले जाएगा, तेरे पास ही रहेगा हाथ। जल्दी जल्दी करो, क्या कि अब 15 मिनट और पढ़ेंगे, हमारा हालत ख़राब हो गया है आज। जल्दी जल्दी फटाफट करते चलो। देखो जब तक तुम लोग करोगे नहीं ना तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब देखते हैं तुम कितने देर तक क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, लिखो व्हाट इज द परसेंटेज, पहले इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छे से लिखो, पूरा छापना ही है तो बढ़िया से छापो तुम लोग, एकदम पूरा टाइम लगा करके। क्या सही बात है ना, हम रुक जाते हैं। छापो छापो, हो गया, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कोई तकलीफ है, अगर तकलीफें हैं तो बताइए, पर्सनल तकलीफें भी दूर किया जाएगा। ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हो, क्वेश्चन करें, चलो लिखो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड, ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड of 1 meter iron rod, of 1 meter iron rod if its temperature changes by 100 degree, if its temperature changes by 100 degree, alpha for iron is, अल्फा लिख लेना, आयरन इज 2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, 2 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। फटाफट कर दो, क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, कितना परसेंट चेंज जो हुआ होगा इसका लेंथ का हुआ होगा। करो फटाफट, क्या देख रहे हो, देखो जल्दी से हो जाए तो बताओ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ मतलब क्या हुआ समझो,
अच्छा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। याद है मैंने बोला था एक फार्मूला कि कभी भी परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर लिखना है तो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को घटाते हैं और इनिशियल लेंथ से क्या करते हैं और इसके बाद 100। अरे ये कितना बार मैंने ना रो के बताया है आपको। अब उस दिन 7 टाइम्स में बच्चे सीखे थे इसी चीज को। अब फिर भी अगर भूल जा रहे हैं तो समझिए अब क्या है। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल को डेल्टा टी लिख दे क्या, सॉरी डेल्टा एल लिख दे क्या। अब बटे में एल लिख दे क्या, एल इनिशियल। अच्छा, डेल्टा एल की वैल्यू आज ही तो पढ़े थे अल्फा। अच्छा, एल इनिशियल को एल नॉट बोले तो डेल्टा इनिशियल भी अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी अपॉन में एल नॉट बोले क्या, इंटू में 100 करे क्या, एल नॉट से एल नॉट काटे क्या, तो बोलो क्या बच्चा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा, 100 भी चल रहा है साथ में बच्चा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। अरे नहीं आया, अब बोलो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी कितना डिग्री तक बढ़ गया है 100 डिग्री, और कितना से मल्टीप्लाई और करना है, परसेंटेज है तो 100 से, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब 2/10 यानी कि 1/5 मतलब कि कितना हो गया ये 0.2%। एकदम देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये। 1/5 है बच्चा, समझ में आ रहा है क्या? 1/5 मतलब 0.2%। फटाफट लिख दो। हो गया। अभी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर में जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1-2 और क्वेश्चन कर ले क्या, छोटा मोटा डीपीपी में है क्या क्वेश्चन, इसका देख ले क्या, देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको अब बाइंड अप करते हैं, बाद में देखा जाएगा। बिकॉज थोड़ा सा मेरे को भूख लग गया हुआ है, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को दूसरा वाला भूख लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हिलने दे, हटा। लिखो क्वेश्चन है, इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आसानी है, तो क्या लिखोगे, लिखो ए कॉन्क्रीट स्लैब हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, has a length of 10 meter on a winter night winter night हो गया क्या, when the temperature is 0 डिग्री, मतलब उस नाइट में कितना टेम्परेचर था 0 डिग्री, मतलब कि मौत आया था उस नाइट को, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लैब ऑन अ समर डे when temperature is 35 degree, on a summer day when temperature is 35 degree, अल्फा और नीचे लिख लेना अल्फा ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। फटाफट कर दो, क्या लगाओगे, यही फार्मूला कौन सा, एल फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्या लगा करके सॉल्व कर लोगे ना, कर लेना। अगला क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ना लिखवा करके सीधा उसका वैल्यू लिखवा दूं क्या, लिखो T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री,
T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री, T2 टेम्परेचर इज इक्वल टू 50 डिग्री, अल्फा ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो कहता है डेल्टा एल बाई एल निकालने के लिए, एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो बाद में आगे स्ट्रेन का नाम नहीं पढ़ाया, तो डेल्टा एल बाई एल निकालो तुम। अभी तो बताया है डेल्टा एल बाई एल बराबर क्या होता है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, मतलब अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही तो फार्मूला हो जाएगा। अरे अभी तो समझाया ना, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल निकालना है, तो डेल्टा एल को क्या लिखेंगे, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, अब बटा में एल कट जाएगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी। बोलो अल्फा कितना है, 1 पॉइंट कितना था रे, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और टेम्परेचर कितना 30 डिग्री था, और 20 डिग्री और 50 यानी कि 30 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल लोगे क्या? हाँ जो भी है बाइंड अप करो, बंद करो, बहुत हो गया यार गर्मी।